नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। महाभारत कथा में सभा पर्व की कथाओं में आगे बढ़ते हुए और प्रबंधन, राज्य प्रबंधन का विषय चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे आर्थिक प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रबंधन या कह लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो महाभारत काल में क्या उपदेश दिए थे नारद जी ने, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें शिक्षा का भी, कृषि का भी उन्होंने महत्व बताने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजा को अपने कोष की वृद्धि यानी कोष में धन की वृद्धि करने के लिए 8 कार्य जरूरी हैं। अब वो 8 कार्य क्या हैं? खेती का विस्तार, समझ रहे हैं आप, कृषि जो कि बहुत आवश्यक है। व्यापार की रक्षा, जो आपके राज्य का व्यापार है उसको भी तो आपने संरक्षण प्रदान करना है। यदि आप संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा राज्य में। दुर्ग की रचना और उसकी रक्षा, भाई दुर्ग में नगरवासी रहेंगे, जो आपके अधिकारी हैं वो भी रहेंगे और उनकी रक्षा भी करना है। पुलों का निर्माण और उनकी रक्षा, नदियों पे पुल भी बनाने हैं और शत्रु उन पुलों को नाश ना कर दे, इसलिए उसकी रक्षा का भी समुचित इंतजाम करना है। सोने, हीरे आदि की खानों पर अधिकार करना ताकि उसमें से लूट के ना ले जाए। कर की वसूली, हाथी बांधना मतलब हाथियों को पालना, क्योंकि पुराने जमाने में बड़े बड़े काम जो है वो हाथियों से लिए जाते थे। उजाड़ प्रांतों में यानी जो जमीनें बंजर हैं वहाँ अपने लोगों को बसाने की कोशिश करना, उनको बसाना, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं देते हुए, नहीं तो उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिलेंगी तो वो कहीं और चले जाएंगे। तो ये थे राजा की कोष वृद्धि या धन वृद्धि के लिए 8 उपाय, जिसमें ध्यान देने योग्य बात है कि पहला उपाय ही कृषि है। और कर जो है, कर की वसूली जो 8 उपायों में से एक है। केवल कर से आप अपने धन कोष की वृद्धि करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब राजा के अंग क्या हैं, यानी राज्य के अंग क्या हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं या उनकी प्रकृति क्या है। तो पहला डिपार्टमेंट है खुद राजा, स्वामी, उसके बाद मंत्री, फिर मित्र, उसके बाद खजाना, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना और नगरवासी। तो ये राज्य के 8 अंग बताए गए हैं। इसके बाद कहते हैं कि धन वृद्धि के ऐसे उपाय निश्चय करने चाहिए जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़े किंतु वृद्धि अधिक हो। इसका मतलब है कि महाभारत काल में भी ये विचार उन्नत हो चुका था कि किस तरह से मूलधन कम लगाकर लाभ कमाया जा सके। उसके बाद कहते हैं कि किसान तथा मजदूरों को राजा के बारे में पता होना चाहिए। वो राजा के अविश्वास के पात्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि राज्य की उन्नति में उनका स्नेहपूर्ण सहयोग आवश्यक है। कृषि आदि कार्य में विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले अनुभव और उनके अनुभवी कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि कार्य होना चाहिए, क्योंकि यदि वो स्वार्थी होंगे
तो वो तो उपज का जितना भी उपज है वो अपने घरों में भर लेंगे, भ्रष्टाचार होगा। और कार्य सिद्धि होने से पहले कृषि में क्या कार्य होने जा रहे हैं या इन उपज को उपजाने का उद्देश्य क्या है, कहाँ पर कौन सी उपज उपजाई जाएगी, इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए जब तक उस कार्य का उद्देश्य सिद्ध ना हो जाए। तो इतना उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बताने की कोशिश करी है। उसके बाद यदि देखा जाए कि शिक्षा, राज्य के शिक्षक धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ होने चाहिए, विद्वान ही होने चाहिए, जो राजकुमारों तथा मुख्य योद्धाओं को शिक्षा देते हैं। क्योंकि वो यदि विद्वान नहीं होंगे तो शिक्षा किस बात की देंगे। हजारों मूर्खों की जगह एक विद्वान ही सभा में अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि आप सभा में मूर्खों की भर्ती ना करें, मूर्खों को सम्मिलित ना करें। हवन पूजा के लिए बुद्धिमान, सरल स्वभाव ब्राह्मण तथा ज्योतिष, शकुन, अपशकुन तथा समुद्र शास्त्र के विद्वान ज्योतिषियों को ही नियुक्त करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष जितने भी हैं राज्य में, उनको यथा योग्य धन देकर उनका सम्मान करें और उनको प्रसन्न रखें। तभी तो वो आपको, आपके मंत्रियों को, आपके राज्य को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। धन रक्षक, कोषाध्यक्ष, कलेक्टर, चिकित्सक, गुप्तचर, ये विद्वान आदमी ही होने चाहिए, ये कहा गया है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि शिक्षा से और आपकी आर्थिक संपन्नता से जुड़ी हुई हैं और आपस में इनका बहुत गहरा संबंध भी है। कुछ जगह ये भी कहा गया है इसी अध्याय में कि आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगे हुए जो गणक यानी क्लर्क प्रतिदिन राजा के सामने उनको अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए। अब वो विद्वान नहीं होंगे तो वो लेखा जोखा क्या देंगे आपको। ये कुछ खास चीजें उन्होंने मैनेजमेंट में बताने की कोशिश करी है, जहाँ पर इकोनॉमी और मतलब आर्थिक संबंधता और शिक्षा का संबंध बहुत है। तो ये था महाभारत काल का मैनेजमेंट। इसी के बाद यदि आते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो प्रधान व्यक्ति हैं आपके राज्य के तथा सेवक हैं
उनको उनकी योग्यता के अनुसार आप काम में नियुक्त कीजिए। दंड अत्यधिक कठोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रजा के अंदर आक्रोश हो सकता है। और जो राजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेता है तो प्रजा उसका अनादर ही करती है। सेना को यथोचित वेतन समय पर मिल जाना चाहिए। कर्मचारियों में कोई शासन का उल्लंघन करने वाला अथवा युद्ध के साधनों एवं कार्यों को अपने अनुसार चलने वाला नहीं होना चाहिए। यानी डिसिप्लिन की उन्होंने बात बताने की कोशिश करी है। आगे यदि हम देखें तो वो कहते हैं कि जो धनरक्षक हैं, कोषाध्यक्ष, द्रव्य संग्राहक, कलेक्टर, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक यानी दवाएं, सेवक, लेखक और प्रहरी, ये 8 अंग और हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल 4 बल ये सुयोग्य लोगों के द्वारा संचालित होने चाहिए। तभी आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और अकाल की उपेक्षा ना करते हुए शत्रुओं को रणभूमि में मारना चाहिए। यानी आप शत्रुओं के राज्य में भी अनाज या फसल की उपेक्षा ना करें। राजा के बहुत से अधिकारी शत्रु के राष्ट्र में घूम घूम कर उनको चाहिए कि वो प्रजा को वश में करने की कोशिश करें। राजा के खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सूंघने में उपयोग आने वाले द्रव्य, उनकी रक्षा विश्वसनीय पुरुषों के अधिकार में ही होने चाहिए। ये आपका पर्सनल मैनेजमेंट है, वरना कोई भी आपकी जान का दुश्मन हो सकता है। धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, शस्त्रागार तथा आय के साधनों की रक्षा भी विश्वसनीय स्वामी भक्त लोगों के द्वारा ही होनी चाहिए। रसोइया, भीतरी सेवक जो अंतःपुर में आपके सेवक हैं, सेनापति आदि जो बाह्य सेवक लगे हुए हैं, उनसे अपनी रक्षा करना भी आपको आना चाहिए, वो भी जरूरी है। नगरों की रक्षा करने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नगरों की रक्षा करने के लिए गांव को भी नगर के समान ही सुरक्षित करना चाहिए। सीमावर्ती गांव को भी अन्य गांवों की भांति ही सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी वो लोग कर के रूप में आपको धन समर्पित करेंगे। यहाँ पे उन्होंने सर्विलांस की भी बात करी है कि कुछ रक्षक पुरुष सेना लेकर चोर डाकुओं का दमन करने सुगम एवं दुर्गम नगरों में उनको विचरण करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और ये कहें ठीक है राज्य तो चल ही रहा है ना। ये यदि आप करेंगे तो आपका राज्य जो है वो बड़ी जल्दी दूसरे लोगों के द्वारा हथियाया जा सकता है। इसके अलावा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर चुके हैं, और ये देखिए कि ट्रेनिंग की बात भी उन्होंने करी है। वो कहते हैं कि परीक्षा के 14 स्थान या व्यक्ति हैं जहां पे आपको परीक्षा करते रहना चाहिए। अब वो कौन से हैं? देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, शूर सैनिक, अधिकारी, अंतःपुर, अन्न, गणना यानी क्लर्क जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, शास्त्र, लेखागार जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहते हैं, धन, बल, इनके जो भी अधिकारी हैं, इन डिपार्टमेंट्स के जो भी अधिकारी हैं, उनकी लगातार परीक्षा करते रहना चाहिए कि वो अपना काम ठीक से
करवा पा रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कोई कमी नहीं है उनमें तो उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको और सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी ने इतनी बातें उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि राज्य का प्रबंधन कैसे होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यदि आप ढंग से वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ेंगे तो त्रेता युग के प्रबंधन और महाभारत के काल के प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और ये बदलाव केवल एक अनवरत मानस प्रक्रिया के कारण ही है। मानव की उद्गम प्रक्रिया जो चल रही है, मानस की उन्नति की प्रक्रिया जो चल रही है, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, उसके कारण ही है। ये सतत प्रक्रिया है। तो मित्रों, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैनेजमेंट के इतने जो बारीक सूत्र महाभारत काल में पहले ही सिखाए जा चुके हैं, उन्हीं को ही हम लोग आज जो है मैनेजमेंट के नाम पर पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया हो तो आप इसको इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें, और यदि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स अवश्य हमें बताने की कोशिश करें, क्योंकि उससे मुझे अगले वीडियो बनाने में एक मार्गदर्शन मिलेगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।